हेलो बच्चों, आप सब लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता था। ठीक है, भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन बोला जाता था। आप लोग ध्यान रखना है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, और कई बार ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, गुप्त वंश का शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, और ये 350 से लेकर 375 तक शासक रहा था। 350 से लेकर 375 तक शासक रहा था। ठीक है, और इसको देखो भारतीय नेपोलियन नहीं, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन बोला जाता था। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, भारत का नेपोलियन इसलिए बोला जाता था कि ये एक कुशल सेनापति था और महान योद्धा था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता था। तो आप लोग देख लीजिए, कह रहे कि समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ साथ कह रहे एक निपुण सेना नायक था। ठीक है, क्या था? एक निपुण सेना नायक था। और देखो, महान विजेता या महान योद्धा था। ठीक है, और क्या था? निपुण सेना नायक या कुशल सेना नायक था। इसलिए उसे क्या बोला जाता? भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो आप लोग ध्यान रखना है, आर्यभट्ट थे और बरहमहिर थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट तो आप लोगों को पता होगा, ये गणितज्ञ थे। ठीक है, महान गणितज्ञ थे। ठीक है, महान गणितज्ञ। ठीक है, और खगोल शास्त्री और थे आर्यभट्ट। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और देखो, बरहमहिर जो थे, ठीक है, ज्योतिष विज्ञान के विद्वान थे। ठीक है, ये किसके विद्वान थे? ज्योतिष विज्ञान के विद्वान थे। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो आप लोग ध्यान रखें, आर्यभट्ट और कौन थे? बरहमहिर। मिहिर है ना? ठीक है, बरहमहिर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो आपका एक तो हो जाएगा कालिदास, दूसरे हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ठीक है, तो कालिदास आप लोग ध्यान रखना है कि ये संस्कृत के साहित्यकार थे। ठीक है, संस्कृत में लिखते थे। और विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र। ठीक है, आप लोगों को पता होगी। ठीक है, पूछी भी जाती है, पंचतंत्र की रचना की थी। ठीक है, कालिदास के तो पता होगा, अभिज्ञान, शाकुंतलम वगैरह। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए गुप्त काल के चिकित्सक के बारे में पूछा जाए, ठीक है, चिकित्सक का नाम पूछा जाए, तो आप लोग ध्यान रखना है, चिकित्सक बता भी चुका हूँ आप लोगों को, धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी थे। और कवि पूछा जाए कि गुप्त काल के कवि कौन थे, तो आप लोग ध्यान में हरिशेठ। ठीक है, हरिशेठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चेदी राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। तो आप लोग ध्यान रखना है, प्रथम शासक या संस्थापक। ठीक है, एक ही बात है, संस्थापक पूछ रहे या आपका प्रथम शासक पूछे। तो आपका देखो कोकल। ठीक है, तो आपका लिखा है कोकल प्रथम। ये क्या थे? आपके चेदी वंश के प्रथम शासक या संस्थापक थे। आप लोग ध्यान रखना है। और इनकी जो राजधानी थी, त्रिपुरी राजधानी थी। ठीक है, और सबसे महान शासक जो था ना इस वंश का, कर्णदेव था। और प्रसिद्ध कवि, ठीक है, प्रसिद्ध कवि राजशेखर। ठीक है, राजशेखर। क्योंकि देखो, चेदी राजवंश का प्रसिद्ध कवि कौन था? राजशेखर था। और सबसे महान शासक कौन हुआ था इस, ठीक है, चेदी राजवंश का? कर्णदेव। और राजधानी भी आप लोग ध्यान रखना है, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? त्रिपुरी राजधानी थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चालुक अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी। तो आप लोग ध्यान रखना है, इनकी राजधानी कहाँ पे थी? अनहिलवाड़ा थी। ठीक है, और देखो आप लोग ध्यान रखें, देखो चालुक तो एक तो आपका वातापी, वेगी, कल्याणी, ये 3 चालुक वंश और बताए गए थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, ये जो चालुक है उन 3 में से नहीं है, ये गुजरात के चालुक की बात की गई। ठीक है, गुजरात के चालुक। ठीक है, या सोलंकी वंश। ठीक है, एक ही बात है, ध्यान रखो, गुजरात के चालुक वंश या सोलंकी वंश एक ही बात है। अब देखो, सोलंकी वंश के यदि संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक मूलराज प्रथम। ठीक है, ध्यान रखना है, मूलराज प्रथम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग ध्यान रखना, प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। किंतु देखो इनका जो वास्तविक नाम था वो था नागभट्ट, ठीक है, क्योंकि हरिश्चंद्र नाम से भी इनको जाना जाता था। लेकिन प्रतिहार वंश की, ठीक है, स्थापना के बारे में यदि आपको जैसे नाम वगैरह ढूंढोगे तो बुक में ज़्यादातर आपका नागभट्ट मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ रखना है, क्योंकि वास्तविक नाम, ठीक है, क्या था आपका? नागभट्ट नाम था। और इनकी यदि राजधानी की बात करोगे, ठीक है, राजधानी भी देखो आप लोग ध्यान रखना है क्योंकि पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम शासक कौन था? तो देखो चहमान या चौहान वंश एक ही बात हो जाएगी, ध्यान रखना है, चौहान वंश का। और सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। और देखो चौहान वंश, ठीक है, चौहान वंश के संस्थापक की बात करेंगे, ठीक है, संस्थापक तो ये थे वासुदेव, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, वासुदेव। और देखो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, जिनका पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, ठीक है, एक नहीं दो युद्ध हुए थे, आप लोग ध्यान रखना है, जिनके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ डिटेल से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाल राजवंश का प्रथम शासक या मतलब प्रथम राजा या प्रथम शासक कौन था? देखो पाल वंश का प्रथम शासक की बात कर रहे हैं, ठीक है, पाल वंश का शासक या संस्थापक, ठीक है, अगर प्रथम शासक हुआ तो वो संस्थापक भी होगा। आप लोग ध्यान रखना, गोपाल था प्रथम शासक। कौन था? गोपाल था, जिसने 750 में क्या किया था? ठीक है, 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका, ठीक है, राजन सीरीज में धर्मपाल दिया गया, ठीक है, पाल वंश का प्रथम शासक क्या दिया गया? धर्मपाल दिया गया, आप लोग ध्यान रखना है। तो धर्मपाल प्रथम शासक नहीं था पाल वंश का, ये आप लोग ध्यान रखना है। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल था, और गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, ठीक है, गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, आप लोग ध्यान रखना है। गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल, लेने तो गोपाल का पुत्र धर्मपाल था। जब गोपाल के बाद शासक कौन हुआ? धर्मपाल हुआ, तो दूसरा शासक हुआ, पहला शासक नहीं हुआ, ध्यान रखना है आप लोग। पहला शासक कौन हुआ? तो गोपाल हुआ था। और धर्मपाल ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल जो था ना वो क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है, धर्मपाल ने, ठीक है। तो आप देखो राजन सीरीज या पवन सीरीज में आप लोग देखोगे तो इसका आंसर धर्मपाल लिखा हुआ। देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल क्वेश्चन है आपकी राजन सीरीज और पवन सीरीज में, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, गलत नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी गलत चीज़ें हैं तो उनको आप सुधार कर लीजिएगा। आप लोग जैसे हिस्ट्री की बुक उठाओगे, इतिहास की किताब उठाओगे तो उसमें आप लोगों को पाल वंश का संस्थापक या पाल वंश का पहला शासक गोपाल मिलेगा, ठीक है। धर्मपाल क्या था? दूसरा शासक था, ध्यान रखना, मतलब गोपाल का पुत्र था धर्मपाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ठीक है, राज्य की आय के प्रमुख स्रोत की बात कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखें, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर था, ठीक है, क्या था? भूमि कर। देखो ज़्यादातर राजा क्या करते थे? भूमि कर लेते थे, ठीक है, ज़मीन पे क्या लेते थे? कर लेते थे, ठीक है, तो उसी से क्या था? मेन आय का स्रोत था पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन कृषि था, ठीक है, कृषि पे डिपेंड थे उस समय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कह रहे हैं कृषि का योगदान कितना है? तो आप लोग ध्यान रखना 35% योगदान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? खाद्यान्न मतलब होता है कि जो मतलब खाने वाली चीज़ें होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, जैसे चावल की खेती की जाती है तो चावल खाया जाता है, ठीक है, जैसे आपका गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज हो गए, जैसे दालें हो गई, ये सब की सब क्या है? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न मतलब क्या होता है? खाने के यूज में होते हैं। जैसे खाने और भी जैसे बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे कपास की खेती हो गई, ठीक है, जो कपास होता है वो खाने के लिए थोड़ी नहीं होता, खाद्यान्न में थोड़ी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, जो खाने की वाली चीज़ें होती हैं उनकी जो फसलें होती हैं उनको खाद्यान्न फसलें बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो जाएगा? चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज और दालें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना है, कुछ फसलों तक सीमित होना। ठीक है, हरित क्रांति क्या थी, कुछ फसलों पर ही डिपेंड थी। ठीक है, हर एक फसलों की बात नहीं हुई थी, कुछ फसलों पर डिपेंड थी। तो इसीलिए क्या है, कुछ फसलों तक सीमित होना, यही क्या था, एक दोष था। और आप लोग ध्यान रखें, हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है, वर्गीस कुरियन को। ठीक है, आप लोग बताया तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है, वर्गीस कुरियन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुद्रा का अर्थ क्या है। ठीक है, मुद्रा का अर्थ क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देखते हैं मुद्रा क्या होता है, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं। ठीक है, मुद्रा मतलब पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि क्रय विक्रय के लिए जो हम लोग चीज़ें, ठीक है, जैसे हमने कोई सामान खरीदा उसके बदले में हमने कुछ दिया। ठीक है, वही क्या होता है, मुद्रा। जैसे बाजार में गए, कोई चीज़ खरीदी तो हमने नोट दिए, करेंसी दी, वही क्या बोली जाती है, मुद्रा बोली जाती है। आप लोग ध्यान रखना है। तो वही का है कि जिससे क्या होता है, हमने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, मुद्रा बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चेक क्या है। तो आप लोग ध्यान रखें, चेक एक वित्तीय दस्तावेज है। क्या है कि वित्तीय दस्तावेज है, जिससे क्या होता है कि बैंक में मतलब एक व्यक्ति के खाते से क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के खाते में क्या होता है, रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। मतलब एक व्यक्ति के खाते में जैसे रुपए जमा है, ठीक है, तो उससे कहाँ पे पहुँचाएंगे, दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, इस टाइप से चेक होता है। तो आप लोग पहले चेक देख लो। ठीक है, तो चेक को क्या होता है, जैसे लिखा है पे ऑफ, ठीक है, तो पे लिखे ना, रुपए भर दो यहाँ पे, और यहाँ पे रुपए भर के जिसका भी खाता होता है, ठीक है, तो वो अपने साइन कर देता है। ठीक है, साइन करके किसी भी व्यक्ति को दे देता है, तो वो क्या होता है, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है चेक। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बैंक को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि का मतलब ये होता है जो यहाँ पे जैसे भर देंगे, जैसे 1 लाख भर दिया तो 1 लाख उसके खाते में पहुंच जाएंगे। आप लोग ध्यान रखें, निश्चित राशि क्या होती है, हस्तांतरित करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो आप लोग देख लो चेक का, आप लोग इमेज भी देख सकते हैं। अभी इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और होगा आपका ड्राफ्ट का। ठीक है, तो ड्राफ्ट के लिए इसलिए आप लोगों को पहले दिखा दिए। तो वो चेक और ड्राफ्ट लगभग सेम होते हैं, तो आप लोग पहले चेक देख लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्राफ्ट को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चेक कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, चेक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धारक चेक होता है, ठीक है, आदेशानुसार चेक होता है, और नेक्स्ट होता है रेखांकित चेक हो जाता है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बैंक ड्राफ्ट क्या है। तो आप लोग देखें, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक प्रकार का चेक होता है। देखो जैसे अभी हमने चेक के बारे में पढ़ा था, तो बैंक ड्राफ्ट भी क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, चेक होता है। कह रहे हैं कि जो इसे जारी करने वाले बैंक द्वारा भुगतान की गारंटी देता है। तो मतलब क्या होता है कि जिस बैंक से, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाता है, वो बैंक क्या करता है, गारंटी देता है पेमेंट करने की। ठीक है, पेमेंट देखो चेक में क्या होता है कि चेक में ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और जो कोई भी सामान खरीदा उसको चेक भर के दे दिया, और आपके खाते में 2 लाख रुपए नहीं, तो चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन क्या होता है कि अगर ड्राफ्ट की बात की जाए, तो ड्राफ्ट में क्या होता है, बैंक गारंटी देता है। कह रहे हैं ना, इसे जारी करने वाले बैंक द्वारा भुगतान की गारंटी देता है। मतलब बैंक गारंटी देता है कि इस पर मतलब जितना भी भुगतान होगा वो बैंक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ड्राफ्ट। लगभग देखो दोनों का काम सेम है। ठीक है, काम सेम ही रहता है, ये नहीं कि दोनों का अलग अलग काम होता है। जो चेक काम करता है वही ये काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बैंक द्वारा है भुगतान की गारंटी दी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रतिज्ञा पत्र क्या है। तो आप ध्यान रखें, प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित हस्ताक्षर सहित विपत्र है। मतलब क्या है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है, एक लिखित और हस्ताक्षर सहित क्या है, विपत्र है। और कह रहे हैं कि जिसको लिखने वाला बिना शर्त के एक निश्चित राशि किसी व्यक्ति को देने की प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, अब देखो प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाला व्यक्ति क्या करता है कि बिना शर्त के कोई निश्चित अमाउंट किसी व्यक्ति को देने की क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है। तो इसी को बोला जाता है प्रतिज्ञा पत्र। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि हुंडी क्या है। तो आप लोग इधर के हुंडी की बात कर रहे हैं। तो भारतीय भाषा में लिखा गया, ठीक है, साख पत्र ही क्या है, हुंडी है। कह रहे कि जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है। मतलब जो लिखता है ना, वो क्या करता है, आश्वासन देता है, और कि वो है उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को, जैसे हमने किसी को भेजा तो वो उसमें लिखित जो धनराशि होती है वो स्वयं को वो
ठीक है, भुगतान कर सकता है, या उसे लिखित व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, लिखित व्यक्ति का मतलब उसमें किसी व्यक्ति का जैसे नाम लिख दिया, इसको देना है, ठीक है, उसको दे सकता है या दे दे। ठीक है, इस पर कह रहे मूल्य अनुसार क्या टिकट लगाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर देखो आप लोग एक चित्र भी देख रहे होंगे, यहाँ पे ये टिकट लगा और ये कितने का है, 2500 रुपये इस पर लिखा है। ठीक है, तो ये कितने का हो गया आपका, ये 2500 रुपये हुंडी होगी। ठीक है, अब ये जिस व्यक्ति को भेजेंगे तो वो व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है, इससे 2500 रुपये या तो स्वयं ले सकता है या जिसको हम देना चाहते हैं उसको भुगतान कर सकता है। ठीक है, इसके बदले में क्लियर नहीं, क्योंकि जितने देखो जितने रुपए देने उतने रुपए का आपको यहाँ पे टिकट लगाने हो तो वो क्या करेगा, 2500 रुपये उसको दे देगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हुंडी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी। आपको ध्यान रखें, कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत आपकी हुई थी 1960 में। ठीक है, देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।